वेलकम बैक टू माय चैनल अंजना एसआर विद डॉक्टर। और आज हम फिर से एक बार डॉक्टर निखिल चौधरी सर, जो कि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं और नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर में अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज हम उनसे एक बार फिर से रूबरू हो रहे हैं और आज का जो टॉपिक है, पिछली बार हमने उनसे जाना था कि हार्ट की जो बीमारी है वो नौजवानों में कैसे हो रही है, उसके क्या रीज़न है, कैसे पता करें। और उसमें हमने ये भी देखा था कि मेडिसिन से कितना रिलीफ होता है, क्या सभी को मेडिसिन की ज़रूरत होती है या कुछ आगे भी इसका प्रोसीजर है। तो चलिए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं। निखिल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे। और आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है, पिछली बार आपने हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया था मेरे व्यूअर्स को कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि चेस्ट पेन को, कि ये हार्ट अटैक का पेन है। अब हमारे पास में बहुत से फ़ोन कॉल्स आए हैं, वो ये पूछते हैं कि इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, एंजियोग्राफी क्या है, पीटीसीए क्या है, उन्होंने पूछा है। तो आप मुझे ये बताएं कि आगे फर्दर एंजियोग्राफी पर्टिकुलर क्या चीज़ है। बिल्कुल। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। बेसिकली जब भी हम हार्ट की बीमारी की बात करते हैं तो हार्ट की जो सबसे कॉमन और लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी होती है वो ब्लॉकेज की बीमारी होती है। हार्ट अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है और कई तरह की बीमारियां होती है, जिसके अंदर हम बच्चों के जन्मजात हृदय रोग को देख सकते हैं, वॉल्व की बीमारियां हो सकती हैं, धड़कन की बीमारियां हो सकती है। बट मेनली जो एक्चुअली आजकल जो लाइफ थ्रेटनिंग और एक जीवन और मौत की जो संघर्ष की बात आती है वो आती है हार्ट अटैक की बात। और हार्ट अटैक इसलिए होता है कि जो दिल की खून की नसें हैं वो उनके अंदर कुछ ब्लॉकेजेस आते हैं। तो जैसे आप समझिए घर के अंदर हमारे बिजली या पानी की समस्या हो जाती है, जो पाइप जो आ रहा है उसके अंदर कुछ कचरा आ गया, तो जिसकी वजह से आपके घर के अंदर पानी की मात्रा कम हो गई और आप अपना नॉर्मल काम नहीं कर पा रहे। तो हार्ट अटैक भी इसी तरीके से है कि हार्ट के अंदर जो 3 खून की नसें हैं, जो मेजर कॉर्नरी आर्टरीज जिनको हम कहते हैं, एक राइट साइड की कॉर्नरी आर्टरी होती है और 2 लेफ्ट साइड की, जिसको हम राइट कॉर्नरी आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी कहते हैं। तो इन 3 नसों में कहीं पे भी ब्लॉकेज आ जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को तकलीफ होने लगती है। और इन ब्लॉकेजेस को देखने का एक तरीका है एंजियोग्राफी। एंजियो यानी जो खून की नस है और ग्राफी मतलब देखना। तो एंजियोग्राफी सिर्फ एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिससे कि हम इन तीनों नसों को चेक कर लेते हैं, इनकी बनावट कैसी है, इनके अंदर खून कहीं रुक तो नहीं रहा है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, कितना परसेंटेज ब्लॉकेज है, और अकॉर्डिंगली अगर परसेंटेज ब्लॉकेज 70% से ज़्यादा है तो हमें इन पेशेंट्स को कुछ ना कुछ इंटरवेंशन के लिए हम सोचते हैं। और अगर ब्लॉकेज 70% से कम है तो ज़्यादातर ऐसे पेशेंट्स को हम दवाइयों से मैनेज किया जा सकता है। तो एंजियोग्राफी एक जनरल डायग्नोस्टिक टेस्ट है कॉर्नरी आर्टरीज को देखने के लिए। इसके लिए क्या सर 2-3 दिन एडमिट रहना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। एंजियोग्राफी पर से करने के अंदर हार्डली 5 मिनट्स लगते हैं। इसको हम जो इसका प्रोसीजर है, 2 तरीके से एंजियोग्राफी की जाती है आजकल। एक जो हम सीटी एंजियोग्राफी करते हैं या सीटी स्कैन द्वारा हम ये एंजियोग्राफी करके देख सकते हैं। और दूसरा टेस्ट होता है जो हम कैथ लैब में, जिसको हम कन्वेंशनल एंजियोग्राफी कहते हैं, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है। सीटी एंजियोग्राफी हम उन पेशेंट्स के लिए एडवाइस करते हैं जो पेशेंट्स इंटरमीडिएट रिस्क कैटेगरी में आते हैं। इंटरमीडिएट रिस्क कैटेगरी का मतलब है कि इनमें ब्लॉकेज होने की संभावना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वी आर नॉट श्योर देयर। जैसे मैंने कुछ टेस्ट किए, ट्रेडमिल टेस्ट किया, इको किया, और आई एम नॉट एबल टू डिसाइड बेस्ड ऑन सिम्टम्स या बेस्ड ऑन द टेस्ट कि ये ब्लॉकेज है या नहीं है। तो मैं एक सीटी एंजियोग्राफी एडवाइस करता हूँ पेशेंट को। सीटी स्कैन के द्वारा हम देख लेते हैं कि नसों में ब्लॉकेज है या नहीं। अकॉर्डिंगली ज़्यादातर ऐसे पेशेंट्स में ब्लॉकेज नहीं निकलते, हम इनको दवाइयों पे मैनेज कर सकते हैं। बट कोई पेशेंट अगर हाई रिस्क है, यानी मुझे जांचों से लग रहा है उसके ईसीजी में चेंजेस हैं, टीएमटी पॉजिटिव है, इको के अंदर हार्ट की कमजोरी दिख रही है, या उसके सिम्टम्स क्लासिकल एंजाइना है, या उसको ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुका है, ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम कन्वेंशनल एंजियोग्राफी कहते हैं, जो कैथ लैब में हम पेशेंट को लेते हैं। तो जो प्रोसीजर होता है उसके लिए हमें पेशेंट को एडमिट करते हैं। मुश्किल से कई बार हम 4 घंटे के अंदर एडमिशन से डिस्चार्ज के अंदर हम ये सब चीज़ कर सकते हैं। तो पेशेंट को अगर सुबह आता है तो शाम तक छुट्टी हो जाती है। ओके, ठीक है सर। अगर मान लीजिए कि एंजियोग्राफी पेशेंट ने कर लिया है, उसमें ब्लॉकेज आए हैं, उसकी नसों में दिक्कत आई है, तो फिर नेक्स्ट क्या प्रोसेस रहेगा?
नेक्स्ट प्रोसेस जैसे मैंने बताया आपको कि हम देखते हैं कि तीनों नसों में कहाँ कहाँ पे ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज की परसेंटेज कितनी है, नस में किस भाग में है, शुरुआती भाग में या डिस्टल भाग में है। तो बेस्ड ऑन दैट हम एक स्कोर कैलकुलेट करते हैं, सिंटेक्स स्कोर कहा जाता है, जिससे हम देखते हैं कि कितना ब्लॉकेजेस को ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। इसमें 3 तरह के ऑप्शंस हैं। कभी भी अगर आपको ब्लॉकेज आता है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें हमें ऑपरेशन करना है। जो पहला और मोस्ट कॉमनली जो होता है वो मेडिकल मैनेजमेंट है, यानी दवाइयों के ऊपर हम उन ब्लॉकेज को मैनेज कर सकते हैं। स्पेशली अगर क्रॉनिक पेशेंट है, एंजाइना है उसको, तो उसमें फर्स्ट ट्रायल हम मेडिसिन से देते हैं कि हम मेडिसिन से उसको ठीक कर सकते हैं, उसके सिम्टम्स ठीक कर सकते हैं। क्योंकि देखा गया है कि जो क्रॉनिक स्टेबल पेशेंट्स हैं उनमें ज़रूरी नहीं है कि आप एंजियोप्लास्टी या बाईपास करने से लाइफ बढ़ा रहे हो। अगर आप मेडिकल मैनेजमेंट से आपके सिम्टम्स कम हो रहे हैं, आपको दर्द कम हो रहा है, सांस नहीं फूल रहा, तो दैट इज़ गुड इनफ। बट अगर इन मेडिकल मैनेजमेंट के बावजूद अगर पेशेंट को दिक्कत होती है, तो हम इसको क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए हम इनमें एंजियोप्लास्टी करते हैं या बाईपास करते हैं। तो एंजियोप्लास्टी प्रोसेस है जिसको हम पीटीसीए बोलते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर हम जो कॉर्नरी आर्टरी है जहाँ पे ब्लॉकेज है उसमें एक वायर इंसर्ट करते हैं और एक बलून द्वारा उस ब्लॉकेज को हम रिमूव करते हैं। एंड अगर कई बार अटैक का पेशेंट है तो उसमें क्लॉट बहुत ज़्यादा होता है, तो हम उसमें क्लॉट निकालने का एक थ्रोम्बोसक्शन मशीन है वो यूज़ करते हैं। एंड फाइनली जब आर्टरी खुल जाती है तो उसमें एक स्टेंट इम्प्लांट करते हैं, जिसके द्वारा हम उस आर्टरी को लंबे टाइम या लाइफ लॉन्ग खोल के रख सकें। तो ये प्रोसेस को हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है जिसके अंदर मल्टीवेसल डिजीज़ है या लेफ्ट मेन डिजीज़ है, या हार्ट काफ़ी वीक हो गया है, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर हमें बाईपास के लिए पेशेंट को भेजना पड़ता है, जो कार्डियोवैस्कुलर सर्जन करते हैं, जिसके अंदर जो आपकी कॉर्नरी आर्टरीज हैं उनको बाईपास कर दिया जाता है आपकी खुद की नसों के द्वारा। तो इसमें बेसिकली आफ्टर मान लीजिए अगर पेशेंट है पीटीसी उसने करवा भी लिया है, तो पीटीसी के बाद उसको कुछ क्या सावधानियां रखनी पड़ेंगी फिर सर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो कॉमनली हर पेशेंट इस बारे में जागरूक रहना चाहता है। तो पीटीसीए या एंजियोप्लास्टी जनरली मैं अपने पेशेंट्स ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा पेशेंट्स रेडियल अप्रोच से करता हूँ। रेडियल अप्रोच यानी जो हाथ की धमनी है उसके द्वारा हम कॉर्नरी आर्टरी तक पहुँचते हैं, और रेडियल एंजियोप्लास्टी के बाद इमीडिएटली पेशेंट बैठ सकता है, ही कैन मूव अबाउट, चल सकता है। कभी कभार फेमोरल एंजियोप्लास्टी करनी पड़ती है जिसमें हम पेशेंट्स को 6 घंटे से 8 घंटे तक लेट के रहना चाहिए। बट मोर और लेस स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट डे पेशेंट कैन मूव अबाउट, वो अपना नॉर्मल घूमना फिरना चल सकता है। एक दिन में जनरली छुट्टी हो जाती है अनलेस पेशेंट को कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे हार्ट की कमजोरी है या कुछ रिदम डिस्टर्बेंसेस हैं। अदरवाइज नेक्स्ट डे पेशेंट कैन वॉक। उसके बाद हम उसको एक ग्रेडेड रिकवरी प्रोसेस समझाते हैं। जनरली नेक्स्ट डे पेशेंट को हम घर भेज सकते हैं। घर के बाद जो इनिशियल इंस्ट्रक्शन यही रहते हैं कि वो एटलीस्ट 3-4 दिन अपने कमरे में या घर के अंदर मूव अबाउट करे। जब वो कंफर्टेबल फील करे और मेडिसिन वगैरह सब ठीक से ले रहा है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो ग्रेजुअली ही कैन आफ्टर 1 वीक और सो ही कैन मूव अबाउट, घर के बाहर जा सकता है, अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकता है, अपनी गाड़ी चला सकता है। तो 1 हफ्ते के अंदर आप समझ लीजिए घर के अंदर थोड़ा रेस्ट करे, घर के अंदर ही घूमे, उसके बाद में बाहर ग्रेजुअली ही कैन रिज्यूम हिज नॉर्मल एक्टिविटी, और जो पहले कर सकता था सब जनरली कर सकते हैं। और मेडिसिन उन्हें कंटिन्यू रखनी पड़ेगी लाइफ लॉन्ग या फिर कुछ समय के लिए होती है इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जनरली दवाई एक ऐसा प्रोसेस है एंजियोप्लास्टी जिसके अंदर जो हम स्टेंट लगाते हैं वो कन्वेंशनली मेटलिक स्टेंट्स होते हैं। आजकल कुछ बायो एब्जॉर्बेबल स्टेंट्स भी आ गए हैं, बट मेटलिक स्टेंट्स के अंदर जो मेटलिक स्टेंट को बॉडी का हिस्सा बनने के अंदर लगभग 6 से 9 महीने लगते हैं। तो स्पेशली ये इनिशियल 1 ईयर ऐसा होता है जिसमें हमें ब्लड को थिन करना पड़ता है, जिसके लिए हम एंटीप्लेटलेट्स देते हैं, जैसे एस्पिरिन या प्रासुग्रल, क्लोपिडोग्रल, टिकाग्रल, ब्लड पतला करने की है। तो ये स्पेशली पहले साल हमें 2 तरह की दवाइयाँ देनी चाहिए, डुअल एंटीप्लेटलेट, और पेशेंट को इसको एक भी टाइम मिस नहीं करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट और उसके फैमिली मेंबर्स इसको समझे कि एंजियोप्लास्टी के बाद दवाई लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सर को एक बार यहाँ रुकूंगी और अपने व्यूअर्स को ये बताऊंगी कि अगर किसी की भी पीटीसी अगर हुई है तो प्लीज़ अपनी मेडिसिन टाइम से लें और कभी भी ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि जो पीटीसी में स्टंट आपके डला है
उसमें ब्लड का जो रेशो है उसको मेंटेन करने के लिए वो मेडिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। बिल्कुल right, बिल्कुल sir? बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एक साल बाद जरूर हम वो दवाइयाँ कम कर सकते हैं, एक गोली पे ले सकते हैं, बट क्योंकि आपके अंदर एक टेंडेंसी है, एक अटैक आया है या ब्लॉकेज आया है, तो एक गोली एटलीस्ट लाइफ लॉन्ग हमें ऐसे पेशेंट्स को देनी चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें फिर से एक बार हमें बताई हैं, मेरे व्यूअर्स को बहुत। स्क्रीन पर मैं मोबाइल नंबर दे रही हूँ सर के, अगर आपको सर से परामर्श करना है, आपके कोई भी सवाल हैं उनके जवाब लेने के लिए आप मोबाइल नंबर यूज़ कर सकते हैं। और जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अच्छे से अच्छे नए नए टॉपिक्स पे वीडियो आपको मिल सकेंगे। और अभी जो वीडियो है अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में आप शेयर करें ताकि इतनी इम्पोर्टेंट जो मैसेज है वो उनको भी मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार।